अब इसमें देखते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रमुख तथ्य। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो बजट का आकार होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो बजट का आकार है वो कितना है, तो 5,65,345 करोड़ रुपए। कभी कभी शब्दों में पूछ लेता है, तो शब्दों में आप क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 5,65,65,000, 5,65,345, ये हो गया। इतना करोड़ रुपए क्या है, ये व्यय है, इतना खर्च होता है। हमने बताया कि बजट में जो सरकार है ना, अपने व्यय के आधार पर ही अपनी प्राप्तियों का निर्धारण भी करती है। जितना व्यय होगा उतनी प्राप्तियां भी उसकी रहेगी, ये अनुमानित रहता है। तो यहाँ पर अनुमानित ये प्राप्तियां भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां भी इतने करोड़ रुपए अनुमानित की गई। ये हर बजट में होता है, उतना रहेगा। जितना खर्च रहेगा उतना इनकम रहेगा सरकार का, क्योंकि हमने बताया कि इनकम के अनुसार सरकार खर्च के अनुसार सरकार अपनी इनकम निर्धारित कर लेती है, अपनी इनकम बना लेती है। कभी कभी जैसे सवाल यहाँ पर पूरा दिया है ना, पूरा नहीं देता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50, जैसे 50,65,000 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 50,65 लाख करोड़, ये भी आप लिख सकते हैं। ये ये लिख सकते हैं। ऑप्शन में भी कभी कभी सवाल आता है, 50,65 लाख करोड़ रुपए बजट का प्रावधान था, इतना खर्च करने का सरकार ने सोचा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां, अब देखिए प्राप्तियों में कई सारे मदों से प्राप्तियां होती हैं। उसमें उधार होता है, उधार के अतिरिक्त होता है, कर से प्राप्तियां हैं कितनी, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। हालांकि यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। 2024-25 के लिए हमने क्या बताया कि बजट में 3 वर्ष के जो लेखा जोखा का विवरण दिया जाता है। देखिए पिछला वर्ष हो जाएगा, 23-24-25 हो जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया है, तो फिर इसे कहा जाएगा कि ये जो है चालू वित्त वर्ष, 24-25 चालू वित्त वर्ष हो जाएगा। व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है। 25-26 में कितना अनुमान व्यक्त किया गया, 50.6 लाख। और 24-25 में कितना अनुमान व्यक्त किया गया है, संशोधित अनुमान होगा, ये 47.16 लाख होगा। इनमें से पूंजीगत व्यय, अब जो बजट होता है ना, उसका जो व्यय होता है दो तरीके से होता है। एक व्यय होता है राजस्व व्यय, और दूसरा होता है पूंजी व्यय या पूंजीगत व्यय, ये होता है। अब इसमें से क्या बता रहे हैं कि पूंजीगत व्यय इतना है, 10.18 लाख करोड़ रुपए। जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा याद करने के लिए उसे हम बताएंगे। इसी अवधि के दौरान उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान, देखिए जो प्राप्तियां होती है ना, ये तो व्यय हो गया, ऐसे प्राप्ति भी होती है, क्योंकि बजट में बैलेंस शीट में दो मद होती है, एक प्राप्तियां दूसरा व्यय। प्राप्तियां भी होता है, जैसे कि राजस्व प्राप्ति और यहाँ पर पूंजी प्राप्ति। तो यहीं पर एक बता रहे हैं यहाँ पर कि जिनमें से पूंजीगत व्यय इतना हो गया इसमें वाले में, और इसी अवधि के दौरान कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25
5-7 लाख करोड़ है, ये पिछले वर्ष का है। कुल प्राप्तियों की यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए, अभी देखिए यहाँ पर हमने बताया कुल प्राप्तियों में, तो क्या है 67.53% क्या है कि ये राजस्व प्राप्तियां हैं, और शेष 32.47% क्या है, ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। 100% प्राप्तियों में से सबसे अधिक हिस्सा किसका है, ये राजस्व प्राप्ति है, यहाँ पर जो हमने लिखा, और दूसरा क्या है, पूंजी प्राप्तियां है। ये हो गया आपका। तो ये चीज याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो बोल्ड बोल्ड लिखा है ना यहाँ पर, जो है उसको याद रखना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने इसे बोल्ड कर दिया। 67.53%, ये क्या है, ये जो है राजस्व प्राप्तियां है, और ये पूंजीगत प्राप्तियां है। अब व्यय में कितना हिस्सा क्या है, राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय सबसे ज्यादा होता है, पूंजीगत व्यय कम है, ये दोनों को याद रखेंगे। बजट अनुमान 2025-26 में 15.69 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है। अब देखिए घाटा क्या होता है, बजट घाटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बजट घाटा, जैसे सरकार की इधर प्राप्तियां हैं और उधर व्यय है, यानी कि खर्चे। अब अगर प्राप्तियां क्या होंगी, कम होंगी, कम होंगी, और व्यय ज्यादा होंगे, तो फिर क्या होगा कि ये माइनस में हो जाएगा बजट। इसी को कहा जाता है घाटा। क्या कहा जाता है, घाटा। अब घाटा की कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, ये इसमें से दो याद रखना इम्पोर्टेंट होता है, एक तो राजस्व घाटा कितना है, और दूसरा है राजकोषीय घाटा। सबसे इम्पोर्टेंट तो राजकोषीय घाटा होता है, क्योंकि इस सरकार के सभी प्रकार के घाटों को दिखाता है, और राजस्व घाटा केवल राजस्व खाते के घाटा को दिखाता है, पूंजी खाते के घाटा को नहीं दिखाता है। यानी कि थोड़ा सा यहाँ और हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए बजट, बजट में दो पक्ष दिखाए जाते हैं, दो साइड। एक तो होता है व्यय, और दूसरा होता है प्राप्तियां। प्राप्तियां, इसको माइनस में दिखाया जाता है, इसको प्लस में दिखाया जाता है। अब जो व्यय होता है ना, वो भी दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और दूसरा पूंजी व्यय, या इसको पूंजीगत व्यय भी कहा जाता है। इसी तरीके से प्राप्तियां भी होता है, दो होता है, राजस्व प्राप्तियां और
पूंजीगत प्राप्तियां। अब यहां पर देखिए, जो सरकार के इधर क्या खर्चों को दिखाया गया है और इधर सरकार की प्राप्तियां, जो सरकार की इनकम है उसको दिखाया गया है। अब खर्चों में दो खर्चे होते हैं, एक तो राजस्व खर्चा होता है और एक दूसरा पूंजी खर्चा होता है या पूंजी व्यय होता है। राजस्व व्यय क्या होता है? जैसे सरकार जो सभी जो कर्मचारियों को वेतन देती है, वेतन, पेंशन, पेंशन, तमाम प्रकार के सब्सिडी पर जो खर्च करती है सरकार, ये हो गया। तमाम योजनाओं पर जो खर्चा करती है सरकार, ये हो गया। जो अन्य प्रकार की सहायता राशि देती है सबको, वो सब हो गया। ये सब के सब क्या है? राजस्व व्यय है। ये हो गया। अब पूंजी व्यय हम थोड़ा सा मोटा मोटा समझते हैं। पूंजी व्यय क्या है? जैसे सरकार ने कोई कंपनी लगाया, कंपनी लगाया, ठीक, सड़क बनाया, सड़क बनाया, और कोई रिसर्च सेंटर खोला, अनुसंधान केंद्र खोला, तमाम प्रकार के हथियार बनाने के लिए जो सरकार खर्चे पैसे देती है और उन हथियारों को विदेश में जो निर्यात किया जा सके, यानी कि ऐसे खर्चे ना जिससे सरकार को क्या हो? पूंजी का निर्माण हो। देश में क्या हो? पूंजी का निर्माण हो। अब ये पूंजी का निर्माण होगा तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा, ठीक। तो इससे फिर क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर इनकम बढ़ेगी। ये अच्छा माना जाता है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे भविष्य में इनकम बढ़ने की संभावना होती है। सड़क पर भी व्यय पूंजीगत व्यय माना जाता है, यानी कि आधारभूत संरचना, बिजली पर व्यय जो सरकार का होता है, अगर कोई बिजली कोई यूनिट लगा दिया, नया एनटीपीसी लगा दिया, तो वो पूंजीगत व्यय होता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, अभी देखा था कि असम में जो है कामरूप में एक यूरिया यूरिया फैक्ट्री लगाने की बात हुई है, बजट में देखा। तो यूरिया फैक्ट्री क्या है? ये उस पर जो खर्च होगा ना, पूंजीगत व्यय होगा। तो ये आप समझ गए होंगे दोनों चीजें, राजस्व व्यय और पूंजीगत। अब यही यहाँ पर दिया गया कि ये राजस्व व्यय ज्यादा होता है। ये क्या है? राजस्व व्यय ज्यादा होता है सरकार का। यहाँ पर देख लीजिए, कुल व्यय में से कितना परसेंट है? 77 दशमलव, यहाँ पर देख लीजिए राजस्व व्यय कितना था, तो 77.87%, ये है, ये राजस्व व्यय, ये हो गया। देखिए यहाँ पर इसमें दिया है। इस तरीके से पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय कितना हो जाएगा? ये अब जो 100 में से बचेगा, 77 में घटा दीजिए, वही हो जाएगा यहाँ पूंजीगत व्यय। तो कितना आ रहा है ये? 22.13%। देखिए 77, इसको आप 78 मान लीजिए, 78%, और इसको 22 मान लीजिए, ये हो गया राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। अब प्राप्तियों में भी आते हैं। अब प्राप्तियों में आते हैं। प्राप्तियां क्या होती हैं? प्राप्तियों में दो प्राप्तियां हैं, एक राजस्व प्राप्ति है और दूसरा पूंजी प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों का मतलब ये है, जैसे कर से प्राप्त इनकम, जो टैक्स से, कर से प्राप्त आय, आय जो भी सरकार को
टैक्स से इनकम मिलती है वो किस में जाता है, पूंजीगत प्राप्तियों में ये सॉरी राजस्व प्राप्तियों में जाता है। जो सार्वजनिक उपक्रम है इसको कहा जाता है पीएसयू। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब ये है कि जितने भी सरकारी कंपनियां हैं ना उनको सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है। अब इन सब से जो भी मुनाफा होता है सरकार को प्रॉफिट होता है, जैसे रेलवे से अगर कोई इनकम मिली तो कहाँ जाएगा, राजस्व प्राप्ति में जाएगा। विभिन्न प्रकार के शुल्क, जैसे आप रोड पर जाते हैं तो टोल टैक्स लगता है हाईवे पर, वो किस में जाएगा, राजस्व प्राप्ति में जाता है। ये सब सारी चीजें राजस्व प्राप्तियां हैं। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां जैसे इसमें विनिवेश से प्राप्त आय भी शामिल होती है। विनिवेश से प्राप्त आय, प्राप्त आय, विनिवेश का मतलब है कि सरकार ने अपनी कोई सरकारी कंपनी को बेच दिया या उसका कोई हिस्सा बेच दिया, उसका कोई शेयर बेचा, तो ये क्या विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश क्या होता है वो डिटेल हम लोग कभी चर्चा करेंगे, उस पर क्या कमीशन गठित हुआ था, ऐसा सारी चीजें। ये हो गया पूंजीगत प्राप्तियां। इसके अलावा जो है ऋण, अगर सरकार ऋण लेती है, वो भी सरकार अगर लोन लेगी तो भी वो किस में आ जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति में आ जाएगा। तो ये है प्राप्तियों में, पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक राजस्व प्राप्तियां होती है क्यों, और राजस्व प्राप्तियों में सबसे अधिक जो योगदान होता है ना, कर से प्राप्त आय का होता है, टैक्स से जो हम इनकम आती है। तो अब यहाँ पर चीजें आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत, बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे अलग क्लास में। अब एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, ये हो क्या, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। अगर राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम रहे तो राजस्व घाटा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर राजस्व व्यय मान लेते हैं आ गया कितना, 100 करोड़, राजस्व व्यय कितना आ गया, 100 करोड़ यहाँ, और इसी राजस्व प्राप्तियां कितना आ गया, 80 करोड़, 80 करोड़, कितना आया, 80 करोड़। तो इसका मतलब जितना हमारा खर्चा था ना राजस्व पर, उससे कम हमारी इनकम हुई, तो यहाँ पर कितनी कम हुई, -20 करोड़। तो इसको कहा जाएगा कि जो है -20, 20% का घाटा है ये, 20% का घाटा है। इसी तरीके से अगर 95 करोड़ राजस्व व्यय हो, ठीक है, और 100 करोड़ क्या हो, प्राप्तियां हो, तो प्राप्तियां ज्यादा है, तो यहाँ पर राजस्व घाटा नहीं होगा। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जो खर्चे ज्यादा होते हैं सरकार के और प्राप्तियां कम होती हैं, तो ये प्राप्तियां क्या होती, कम होती हैं, इसी को राजस्व घाटा कहा जाता है। ये राजस्व घाटा समझ गए होंगे। इसी तरीके से पूंजीगत घाटा भी होता है, लेकिन पूंजीगत घाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। राजस्व खाते पर घाटा या राजस्व घाटा अच्छा माना जाता है, लेकिन पूंजीगत घाटा अच्छा नहीं माना जाता है। ये हम लोग आगे चर्चा कभी करेंगे क्लास में डिटेल में। तो यही है, इसको अभी हम लोगों ने देखा राजस्व घाटा। अभी जब घाटों की बात हो रही थी तो हमने कहा कि एक राजस्व घाटा होता है, एक प्राथमिक घाटा होता है, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा होता है, और एक होता है राजकोषीय घाटा, जिसको फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। एक और होता है प्रभावी राजस्व घाटा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये तीन इम्पोर्टेंट, इसमें से भी पहला ज्यादा इम्पोर्टेंट राजस्व घाटा और दूसरा राजकोषीय घाटा। अब राजस्व घाटा यही है, राजस्व घाटा अभी हमने क्या बताया, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय।
ये हो गया। प्राथमिक घाटा क्या होता है? अब देखिए, यहां हमने कहा कि अगर सरकार को इनकम कम मिल रही है, यानी कि प्राप्तियां कम है, व्यय ज्यादा है, तो सरकार क्या लेती है? लोन लेती है, ऋण लेती है। अभी जो सरकार ऋण लेती है ना, उस पर ब्याज भी देना पड़ता है, उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो जो ब्याज देना है ना, जो ब्याज दिया जाता है, वो किसका भाग होगा? राजस्व व्यय का होगा कि पूंजीगत व्यय का होगा? तो आप बताएंगे वो राजस्व व्यय का भाग है, उसको राजस्व व्यय माना जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। और जो मूल पैसा होता है वो पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो अब देखिए, सरकार क्या करती है, हमेशा जीडीपी का ना 15-20% हमेशा लोन रहता है। अगर सरकार की जितनी इनकम है ना, उसमें से क्या करना है कि 15-20% सरकार का लोन ही रहता है हमेशा। अब ये लोन तो ऐसा नहीं है कि एक ही साल में चुका दिया जाता है, कभी कभी जो है पिछले साल का भी जो है लोन रहता है, उस पर भी ब्याज दिया जाता है। तो यहीं पर देखिए, प्राथमिक घाटा यही है, जब राजस्व इसमें राजकोषीय घाटा में से राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाएगा, ब्याज भुगतान निकाल दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा हो जाएगा। ब्याज भुगतान, अब ब्याज क्या है? जो सरकार ने यहाँ पर खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लिया था ना, उस पर कितना ब्याज आ रहा है, अगर उस ब्याज को क्या किया जाए, राजकोषीय घाटा में से निकाल दिया जाएगा, तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा। यानी कि जो बेसिक यही घाटा है ना। अब जो ब्याज दिया गया वो तो पहले लोन लिया गया था, इस साल से कोई मतलब ही नहीं है, पिछले साल का था वो, इसलिए इसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा क्या है? अब राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट इसको कहा जाता है। बजटरी घाटा प्लस सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयताएं, ये होता है। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। अब बस इतना भी जान लीजिए, अभी तुरंत यहाँ नहीं समझ में आएगा, बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में कभी क्लास में, कि राजकोषीय घाटा का मतलब ये है ना कि ये सबसे बड़ा घाटा होता है, और सभी प्रकार के घाटों को जो मिला दिया जाता है ना, यही जो इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो रियल पिक्चर देता है, सही सही घाटा कुल कितना है, तो क्या है? राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2025-26 में राजकोषीय घाटा का जो अनुमान व्यक्त किया गया है कि भाई आने वाले आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% होगा। किसका? जीडीपी का 4.4%। पूरे बजट में सबसे अधिक पूछा जाने वाला जो सवाल होता है यही होता है। पहले जीडीपी का कितने प्रतिशत है राजकोषीय घाटा? तो 4.4%। अब देखिए, यहाँ पर हमने बता दिया है हाईलाइट करके कि ये कितना टोटल हो रहा है, तो परसेंटेज में है। टोटल कितना हो रहा है? तो
15.69 करोड़ रुपए। ये इतना। अभी आगे यहाँ टेबल से हम लोग इसको एकदम अच्छे से समझ लेंगे। वर्ष 2025-26 बजट में लगभग 5.24 लाख करोड़ रुपए राजस्व घाटा। अब देखिए, अभी तक फिस्कल घाटा, राजकोषीय घाटा की बात हो रही थी, अब किसकी? राजस्व घाटा की। राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट? 1.5% अनुमानित व्यक्त किया गया है। ये राजकोषीय घाटा हो गया। इसको कहा जाता है रेवेन्यू डिफिसिट, आरडी। 1.5% किसका? जीडीपी का। जीडीपी पर ही जो इसका कैलकुलेशन किया जाता है। और इसी तरीके से फिस्कल डिफिसिट, एफडी क्या है? 4.4% किसका? जीडीपी का। ये याद रखिएगा। राजस्व घाटे की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करने हेतु 2011-12 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटा, एक और कॉन्सेप्ट हमने बताया ना, प्रभावी राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा, पहला राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, और तीसरा है राजकोषीय घाटा। ये चार प्रकार के घाटों का कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रभावी राजस्व घाटा की गणना कब? 2011-12 से की जाती है। ये याद रख लीजिए, किसी एग्जाम में पूछ सकता है प्रभावी राजस्व घाटे की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2011-12। वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा, बस इतना याद रख लीजिए, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% है। प्राथमिक घाटा प्राप्त करने तो राजकोषीय घाटे में से उस वर्ष के ब्याज भुगतान की राशि को घटा दिया जाता है। वो भी हमने बताया ना कि राजकोषीय घाटा में से अगर ब्याज भुगतान निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ब्याज जो होता है ना, उस साल का तो होता नहीं, उस साल का खर्चा होता नहीं सरकार का, उसके पहले के साल का खर्चा होता है ना। तो चूंकि हम लोग उसी साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, करंट ईयर का, और वो बैक ईयर का है, तो इसलिए निकालना पड़ेगा ना, तभी तो सही से पिक्चर आएगी। यदि देखा जाए तो प्राथमिक घाटा 2025 जीडीपी का मात्र 0.8% है। ये है। अभी यहाँ टेबल में चलिए देखते हैं, ये टेबल से समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है? कर प्राप्तियों में रुझान। जो टैक्स है ना, अभी हमने कहा कि जो टैक्स है ना, सरकार की प्राप्तियों का एक सबसे बड़ा जो है इनका सोर्स है। प्राप्तियां, सर्वाधिक प्राप्तियां कहाँ से होती है? इनकम सरकार को। तो ये कहाँ से होती हैं? ये टैक्स से होता है। अब टैक्स का जो ये निकला जाता है कि जीडीपी का कितना परसेंट टैक्स है, जो हमारी जीडीपी का मतलब टोटल इनकम आप कह सकते हैं, तो टोटल इनकम का कितना परसेंट है टैक्स से आ रहा है, इससे ये पता चल जाता है। और टैक्स में आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। ये हो गया सकल कर प्राप्तियां। इसमें देखिए जीडीपी के परसेंटेज रूप में कितना है? 12%। टैक्स का योगदान कितना है जीडीपी के परसेंट में? 12%। और 12% में 7% डायरेक्ट टैक्स से आता है, और लगभग जो है 5% आ रहा है इससे इनडायरेक्ट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स से 5% आ रहा है। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, ये जो 2021-22 से लेकर के बजट अनुमान, बीई का मतलब होता है बजट एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट, इसको हिंदी में कहेंगे बजट अनुमान। अनुमान। और ये आरई जो लिखा होता है, इसका मतलब रिवाइज एस्टीमेट, संशोधित अनुमान। संशोधित अनुमान यानी कि पहले अनुमान व्यक्त किया गया था, बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया।
जैसे ये आंकड़ा बदलता है तो संशोधन कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा धीरे धीरे सब चीजें ये समझ में आएगी, वो घबराने वाली बात नहीं है, सब समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष कर का ना योगदान बढ़ता जा रहा है। देखिए 6% था, फिर 6.2% हुआ, फिर 6.6% हुआ, 6.9 हुआ, अब 7% हो, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे जैसे यहाँ 2021-22 से बाद के देखा जाए तो जीडीपी में ना प्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़ रहा है और अप्रत्यक्ष कर का योगदान घट रहा है, और टोटल का भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए टोटल का भी कुल मिलाकर जो टैक्स है ना उनका भी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ रहा है, 12% हो गया है इस समय जीडीपी का। अगर पूछ ले कि कर से प्राप्त आय का जीडीपी में कितना योगदान है, तो आप बताएंगे 12% है। कितना है? 12%। और इसमें से जो प्रत्यक्ष कर है जिसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, इसका योगदान ज्यादा है। प्रत्यक्ष कर का योगदान कितना है? योगदान योगदान है तो आप 7%, 7%। और अप्रत्यक्ष कर का योगदान कितना है? प्रत्यक्ष कर का तो ये हो जाएगा लगभग 5%। ये हो जाएगा। बजट अनुमान 2025-26 में सकल कर राजस्व 42.70 लाख करोड़ रुपए। सकल कर राजस्व, कर से प्राप्त इनकम कितनी है? तो 42.7 लाख करोड़ रुपए, 70 लाख करोड़ सरकार को जो कुल कर मिलता है ना, जो कर वो इतना मिल रहा कर से प्राप्तियां। और देखिए उसमें से सबसे अधिक आप जानते हैं कि आयकर से पहले, इसके पहले साल था जीएसटी में, सब जीएसटी का सबसे अधिक योगदान था। तो जितना भी पैसा आ रहा है, अभी हम लोगों ने क्या देखा है, भारत की इनकम का 12% कितना आ रहा है? टैक्स से आ रहा, कर से। ठीक। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि जो कर है ना, टोटल कर अगर 100 रुपया आता है, 100 रुपया, 100 रुपया टैक्स से आ रहा है, तो अब ये टैक्स कई प्रकार का होता है, आप जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, आयकर भी हो जाता है, इनकम टैक्स, जीएसटी हो जाता है, इसके बाद इसी में निगम कर हो जाता है, निगम कर हो जाता है, इसी में सीमा शुल्क हो जाता है, कई प्रकार के कर होते हैं। तो अब किस कर से कितना पैसा आ रहा है ये भी पूछता है। सबसे ज्यादा योगदान किस कर का है? तो 2025-26 में ना सबसे अधिक योगदान किसका है? तो इनकम टैक्स का है। दूसरे नंबर पर जीएसटी है। दूसरा सबसे अधिक योगदान करने वाला कर कौन सा है? जीएसटी है, इनकम टैक्स है। आगे इसमें हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। जो घाटा वाला दिया है, किससे कितना घाटा है। बजट का सार करोड़ रुपए में। बजट का सार क्या है? करोड़ रुपए में। अब देखिए हमने क्या बताया था कि किसी भी बजट में जो 3 वर्ष का लेखा जोखा होता है, देख लीजिए 2024-25 का दिया है। ये थोड़ा सा हमें लगता है गलत लिख दिए हैं लोग। बजट एस्टीमेट रिवाइज सही लिखे हैं। ये बजट एस्टीमेट है, ये रिवाइज एस्टीमेट है, और ये बजट एस्टीमेट है। यानी कि ये क्या है? ये बजट अनुमान है, बजट अनुमान, और यहाँ संशोधित अनुमान, संशोधित अनुमान,
और फिर ये क्या है, ये बजट अनुमान। क्योंकि अभी जो बजट पेश किया गया था वो कौन सा पेश किया गया था, 2025-26 पेश किया गया था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, अनुमान ही तो लगाया गया ना बजट में कि आने वाले साल में इतना इतना होगा, तो बजट अनुमान किया जाएगा। अब इसके पहले जो बजट पेश किया गया था वो 2024-25 का पेश किया गया था। तो 2024-25 में जो 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया था उसमें अनुमान लगाया गया था, जो उसको क्या कहा जाता है, बजट अनुमान। वो सारे अनुमान इस कॉलम में है, इस वाले कॉलम में, इस कॉलम में। और उसके बाद क्या हुआ, जब अभी बजट पेश किया गया है 2025-26, तो पिछला जो बजट पेश किया गया था 2024-25 ना, उसमें संशोधन किया गया कि भाई नहीं, फला फला चीजें अलग अलग हो रही हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, रिवाइज एस्टिमेशन, यानी कि संशोधित अनुमान कहा जाता है। यहाँ पर आरी, इसलिए इसको क्या लिखा, आरी। ये किसी किसी बुक में ना यहाँ पर एक चीज और रहेगा, 2023-24 का भी दिया रहेगा। ऐसा इसलिए दिया रहेगा ना, क्योंकि 23-24 का जो आएगा ना वो वास्तविक आंकड़ा होगा, वास्तविक अनुमान। इसको क्या कहा जाएगा, वास्तविक, क्योंकि पुराना हो गया और पुराने में एक्चुअल डाटा आ चुका है, सही से सारी चीजें आ चुकी हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्चुअल अनुमान। ए ई इसको कहा जाता है, एक्चुअल डाटा आ गया। इसलिए हमने कहा था 3 साल का रहता है, क्योंकि इसमें इन्होंने पिछले साल का इसमें नहीं दिया इसको मैगजीन में, लेकिन अमूमन देता है। तो ये समझ गए होंगे कि ये 3 साल का क्यों दिया है। अब देख लीजिए, हमको दो चीजें हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है 2025-26 वाला, ये इस कॉलम का देखना है। और उसके बाद कंपेयर कर लेना है रिवाइज एस्टिमेशन से, ये जो संशोधित आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष का जो इन लोगों ने दिया था उसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कर राजस्व, कर से प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां इधर है, फिर इधर पूंजीगत प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियों में दो होता है, कर राजस्व और कर से भिन्न राजस्व, यानी कि जो टैक्स से सारा पैसा मिला है, ये कितना मिला है, ये सारा मिला है, और कर से अलग जो अन्य इनकम है वो इतना मिला है। तो ये राजस्व प्राप्ति है, ये यहाँ पर नहीं याद रखना है। ये पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां जैसे हमने क्या बताया कि दो प्राप्तियां होती है, एक राजस्व प्राप्तियां, दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियां भी यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको भी नहीं याद रखना है। तो अब कुल प्राप्तियां क्या है, कुल प्राप्तियां का मतलब एक तो ये पूंजीगत प्राप्तियां, इसको ऐड कर लिया जाएगा, और राजस्व प्राप्ति, इन दोनों को ऐड करके जो प्राप्तियां होगी ना, ये टोटल प्राप्तियां ये होंगी। देखिए यही ये बजट का यही है, इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा जो भी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राप्तियां हैं। इसी तरीके से व्यय भी इतना होगा, ये इसको हमने क्या बताया कि 50.65 लाख करोड़ रुपए, ये बजट है 2025-26 का, प्राप्तियां भी इतनी है और आपका जो है ये व्यय भी इतना है। अब देखिए दूसरा, 2000, ये क्या है, 2024-25 का भी देख लेते हैं, रिवाइज वाला ये कितना था, कुल व्यय, कुल व्यय कुल प्राप्तियां, ये है कुल व्यय, ये है कुल प्राप्तियां। अब टोटल देखो, नंबर नहीं याद रखना है, जो नया है इसका तो नंबर याद रखना है। 50, 65, 345 रट डालिए, 50, 65, 345 लाख करोड़ रुपए, 50, 65, 345 लाख करोड़ रुपए। और पिछले साल कितना था, 47, 16, 487, 47, 16, 487 ये था। 47, 16, 487 को क्या लिखा, पॉइंट में अगर लिखेंगे तो 47.16, 47.16, ठीक, ये रिवाइज एस्टिमेशन है। अब बजट में जो जारी किया गया था, बजट में कितना जारी किया गया था, 48,20,512,
ये अनुमान व्यक्त किया गया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। जब बजट पेश किया गया था ना, उस समय 48.20, ये क्या हो जाएगा, 48.20 हो जाएगा। ये चीजें बस यहाँ थोड़ा सा देख लेना है। चलिए अब देखिए, ब्याज भुगतान कितना किया गया है इस साल 2025-26 में। तो इतना जो सरकार लोन लेती है ना, उस पर जो इंटरेस्ट देती है वो इतना है, 12,76,338 करोड़ रुपए, सब करोड़ रुपए में है। पिछले साल इतना था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं याद रखना है। अब इसमें से याद क्या करना है, ये भी नहीं याद करना है, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। अब ये घाटा, राजस्व डिफिसिट याद रखना है, घाटा याद रखना है कि भाई कितना घाटा रहा। तो राजस्व घाटा 1.5% है, किसका, जीडीपी का। याद रख लीजिए किसका रहता है, जीडीपी का, जीडीपी का रहता है, 1.5% है। अब दूसरा हमने क्या कहा था कि पहले तो राजस्व घाटा याद रख लीजिए, कितना अनुमान व्यक्त किया गया है 2025-26 में, 1.5%। और प्राथमिक घाटा 0.8%, कितना है, 0.8%, ये प्राथमिक घाटा हो गया। अब उसके बाद राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है, तो 4.4%, कितना है, 4.4%। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, पहले आप प्राथमिक घाटा को रखिए, ये हो रखिए 0.8, क्योंकि सबसे कम है। उसके बाद राजस्व घाटा को आप रखिए 1.5, और फिर आप रखिए जो सबसे अधिक राजकोषीय घाटा को 4.4। तो आप रख लीजिए प्राथमिक घाटा 0.8%, राजस्व घाटा 1.5% और प्रभावी राजस्व घाटा 4.4%। ये बजट अनुमान 2025-26 का है, इस साल का है जो बजट पेश किया गया, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब पिछले साल का भी कभी कभार पूछ लेता है, पिछले साल कितना था राजस्व घाटा, 1.9% था। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो है ना, ये जो अनुमान व्यक्त करते हैं कम व्यक्त करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उससे ज्यादा घाटा होता है। तो पिछले साल था 1.9% था, 1.9% था। अब की बताया गया कि भाई अब घाटा कम हो जाएगा हमारा, तो क्योंकि हर कोई अपने को अच्छा बताता है ना, तो 1.5% हो गया है। हमने कहा कि, इन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि अब घाटा और हमने कम कर दिया है देश का। तो ये कितना कम कर दिया भाई, तो आपने 1.5% कम कर दिया है, ये हो गया राजस्व घाटा। पिछले साल कितना था, तो 4.8% था, अब ये कितना हो गया, 4.4%। ये दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कंपेयर करके। पहले तो आप याद रख लीजिए 2025-26 का बजट में कितना है, तो राजस्व घाटा 1.5, राजकोषीय घाटा 4.4, याद रख लीजिए। अब उसके बाद पिछले साल का 1.9, फिर 4.8, ये हो गया पिछले साल का, यानी कि 2024-25। ये रिवाइज्ड एस्टिमेशन है, यानी कि संशोधित अनुमान है। वहीं पर ये सारी चीजें लिखी गई है, तो यार नहीं पढ़ना है। अब चलिए, अब दूसरी एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने कहा कि जो बजट होता है ना, बजट बजट के दो भाग होते हैं। एक क्या होता है, एक व्यय होता है, और दूसरा क्या होता है, प्राप्तियां, प्राप्तियां, सरकार का व्यय और प्राप्तियां। अब व्यय, अब व्यय जो होता है ना, उसमें कई सारी चीजें होती है, यानी खर्चे, खर्चे कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, किन के क्षेत्र में पैसा जा रहा है। अगर मान लेते हैं 100% व्यय है, तो उसमें से किस क्षेत्र में कितना परसेंटेज जा रहा है, किसको कितना परसेंटेज दिया जा रहा है, ये सवाल बनता है। तो देखिए यहीं पर वही दिया है कि व्यय के संगठक, यानी कि जो इसमें क्या है, एलिमेंट है इसमें, कौन कौन से चीजें हैं, संगठक यानी किन किन चीजों पर व्यय हो रहा है, तो यहाँ पर दिया है। 100% में से सबसे अधिक कहाँ जा रहा है,
देख लीजिए, सबसे अधिक खर्चा किस पर है भारत का? 22% किस पर जा रहा है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। करों और यानी कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ना जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर फंड का ट्रांसफर किया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो वही क्या है, 22% है कुल सरकार की, केंद्र सरकार की कुल इनकम का ना, जो प्राप्य दिखाया गया है उसमें से क्या है, आपका 22%। कितना? 22% क्या है, राज्य को दिया गया है, राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, करोड़ शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना होगा, ठीक किस राज्य को कितना मिलेगा, यही तो वित्त आयोग का काम होता है बताना। इसी के लिए वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में ही वित्त आयोग गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष। वही 5-5 साल का रिपोर्ट देता है कि ये सरकार केंद्र से राज्यों को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। तो जितना भी दिया जा रहा है पैसा ना, वो कुल सरकार की कुल इनकम का 22% बैठता है। कितना बैठता है? 22% बैठता है। तो अब आप कह सकते हैं कि सरकार को सबसे अधिक जो पैसा जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, वो क्या है, 22% है, और वो स्टेट को जा रहा है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा 20% इसमें सबसे बड़ा है। अब 20% कहाँ जा रहा है? 20% जो पैसा जा रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए कि ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी क्या है? अभी हमने कहा कि जब सरकार के जो इनकम कम होती है, प्राप्तियां कम होती हैं, और सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं, तो सरकार क्या करती है, खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेती है, ऋण लेती है, और जब लोन लेती है ना, उस पर सरकार को ब्याज देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज बहुत अच्छा खासा ब्याज देना पड़ता है। अब ये जो इनकम का 20% चला जा रहा है ब्याज में, क्या चला जा रहा है ब्याज में? तो ब्याज अदायगी हो गया। जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो अपनी इनकम से अगर लोन ले ले, तो अगर जो इसकी इनकम आएगी, सैलरी आएगी, उस सैलरी का एक हिस्सा कहाँ जाता है? लोन को चुकाने में जाता है। तो वही है, सरकार की इनकम का ना 20% कहाँ जा रहा है, उससे लोन के ब्याज को चुकाने में। अभी तो मूलधन तो बाकी है, केवल ब्याज ही 20% हो जा रहा है। ये हो गया। अब तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा मद जो है 16%, वो क्या है? 16% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसमें रक्षा और प्रमुख सब्सिडी पर पूंजी परिव्यय नहीं शामिल है। जो केंद्र सरकार ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, केंद्र सरकार की योजनाएं जो चलती है ना, उस पर खर्च जा रहा है, योजनाएं चलती है, इसमें वो चीजें नहीं शामिल हैं, जो रक्षा, डिफेंस और सब्सिडी पर जो पैसा दिया जाता है, तमाम वो चीजें नहीं, इसमें सब्सिडी वाला पैसा नहीं। तो ये 3 चीज हो गया। बाकी देख लीजिए, 8-8% कई सारी चीजें, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, एक केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, देखिए दोनों अलग अलग हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्रीय प्रायोजित, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है ना, वो स्कीम है इसमें। और केंद्रीय क्षेत्र की ये हो गया। 2-3 मत आप इसमें जरूर जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये हो गया, 22% राज्यों को ट्रांसफर किया गया, वो सबसे बड़ा मत है। फिर 20% क्या है, जो है प्रमुख योजनाएं, ये है प्रमुख योजनाएं आपका, बीस ब्याज अदायगी है 20%, और 16% ये है केंद्र क्षेत्र की योजनाएं। अगर 3 आप याद रख लेंगे, तो अगर लगाने के लिए आ जाएगा ना क्रम से, तो आप भी लगा लेंगे किस कौन सा ज्यादा खर्चा है सरकार का। ये खर्चे हो गए। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखते हैं कि प्राप्तियों के स्रोत। अगर देखिए, किसी किसी बुक में यहाँ पर लिखा ना था, 1 रुपया जाता है
जाता है, और यहाँ पर रहेगा 1 रुपया आता है। यानी कि 1 रुपया जो सरकार का खर्च हो रहा अगर, तो उसमें से जो 22 पैसा कहाँ गया, इधर गया, 20 पैसा ब्याज में गया, 16 पैसा इसमें गया, 8 पैसा इसमें गया, इसी तरीके से है। इसलिए यहाँ पे 1 रुपया ऐसे भी लिखा रहता है बहुत बहुत सारे मैगजीन में। और यहाँ पर 1 रुपया आता है, यानी कि अगर सरकार की इनकम 1 रुपया है, तो 1 रुपये में से कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है। तो देख लीजिए, सरकार की प्राप्तियों के स्रोत में सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सबसे बड़ा स्रोत ये है 24%। 24 यानी कि 24 पैसा आ रहा है। 24 पैसा कहाँ से आ रहा है, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, सॉरी ये गलत है, उधार एवं अन्य देयताएं। अगर सरकार का 1 रुपया आ रहा है तो उसमें चौबीस चौबीस पैसा जो है, जानते हैं, सरकार उधार लेती है। 24 पैसा सरकार उधार लेती है या लोन लेती है, वो आता है इसमें 24%। तो सबसे बड़ा मत अगर देखा जाए, प्राप्तियों के प्राप्तियों के केंद्र सरकार की प्राप्तियों के सबसे बड़े मद, ठीक, या कहेंगे क्षेत्र। तो सबसे पहला क्या है आपका, उधार एवं अन्य देयताएं। अन्य देयता मतलब जो लाइबिलिटीज होती है, उसमें कितना आ रहा है, 24%। दूसरा क्या है, देखिए परसेंटेज तो आप बाद में याद रखेंगे, पहले आप इसको याद रख लीजिए कितना कौन आगे कौन पीछे। फिर उसके बाद यहाँ पर 22% आ रहा है इनकम टैक्स से, आयकर आयकर, ठीक। फिर दूसरा है आपका, ये सॉरी, ये 18% जीएसटी है, जीएसटी है। और फिर चौथा है आपका है निगम कर। निगम कर क्या होता है, आयकर तो जानते होंगे। निगम कर जैसे आयकर होता है, किसी व्यक्ति की इनकम पर लगाया जाता है आयकर। जिस सैलरी लेते हैं आप, सैलरी पर टैक्स लगता है, इनकम इनकम हो जाता है इनकम टैक्स। इसी तरीके से जो कंपनियां होती है ना, कंपनियों की इनकम पर जो टैक्स लगता है उसको निगम कर कहते हैं, इसको कारपोरेट टैक्स कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा है, ये है। दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी है। तीसरा इनकम, सॉरी, दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी इनकम टैक्स है। तीसरा जीएसटी है और चौथा निगम कर है, यानी कि कारपोरेट टैक्स है। पिछले साल क्या था, ये जीएसटी सबसे बड़ा था टैक्स में, इनकम टैक्स उसके बाद में था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर देखिए, जो 25-26 में जितना ब्याज का भुगतान किया जाएगा ना, वो 12.76 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। और पिछले साल की तुलना में जो ब्याज भुगतान किया जाएगा, जो ब्याज दिया जाएगा सरकार के द्वारा, वो लगभग 9.5% से ऊपर दिया जाए, बढ़ गया है। जितना ब्याज पिछली बार दिया गया था उससे बढ़ गया है 9.75%। अब सरकार ने जो बजट में जो सरकार के खर्चे है ना, जो सरकार के क्या व्यय है, अब व्यय में देखा गया है यहाँ पर कि कुछ मंत्रालयों को व्यय दिया गया है, कुछ बड़े बड़े मंत्रालय, इसमें सबसे ज्यादा सरकार ने पैसा खर्च किया है 21 साल 2025-26 बजट में। सबसे अधिक व्यय कहाँ जा रहा है, रक्षा क्षेत्र। ये नहीं याद रखना है, ये नहीं पूछेगा, ठीक। ये आप मंत्रालय याद कर सकते हो कि सबसे अधिक जो है प्रमुख मंत्रालय वार आवंटन, तो इसमें है रक्षा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग,
तीसरा है रेलवे, चौथा है गृह मंत्रालय और पांचवा उपभोक्ता मामले एवं, इसे अब लगाने के लिए आ जाएगा। सरकार के सबसे अधिक व्यय वाले मंत्रालय कौन से हैं, तो आप कहेंगे रक्षा मंत्रालय, रक्षा, सड़क, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ये मंत्रालय हो गया। फिर तीसरा है रेलवे पर खर्चा हुआ है, रेलवे के बाद होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय। ये तीन तक याद रख लीजिए, तीन में से काम हो जाएगा, रक्षा, सड़क परिवहन एवं रेलवे। अब और इम्पोर्टेंट है प्रमुख मदों पर, किन मदों पर कितना खर्च हुआ है। मदें तो बहुत सारी होती, लेकिन कुछ प्रमुख मदों को यहाँ पर इन्होंने दिया है। सबसे अधिक देख लीजिए किस पर खर्चा हुआ है। किस मद पर? करोड़ रुपए नहीं याद रखना है, बस दो तीन देख लेना है। सबसे अधिक मत वाला जो है, जिस पर अधिक खर्च हुआ है कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए। परिवहन, ये फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर। 54,08,649 करोड़ रुपए किस पर गया? परिवहन पर। सर्वाधिक, सर्वाधिक किस क्षेत्र पर खर्चा हुआ है, तो परिवहन। सर्वाधिक व्यय वाला क्षेत्र कौन सा है, तो परिवहन हो गया। दूसरा सर्वाधिक व्यय वाला यहाँ पर देख लीजिए, रक्षा, 49,17,32, ये दूसरा हो गया रक्षा क्षेत्र। दूसरा सर्वाधिक व्यय वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक व्यय वाला क्षेत्र ये हो गया सेकेंड पर। और एक और याद रख लीजिए, इसके बाद कौन सा हो सकता है इसमें से? ये 26, ये 27 पेंशन, ये थर्ड हो जाएगा। तो अगर आ गया तो ये परिवहन, परिवहन ग्रेटर देन रक्षा, ग्रेटर देन पेंशन, ये तीन सबसे बड़े मद हैं जहां सरकार ने व्यय किया है। तीन सर्वाधिक व्यय वाले मद, तो ये तीन हो गया आपका। अब प्रमुख योजना, योजनाओं पर जो सबसे अधिक खर्चा हुआ है वहां पर देखना है। ये भी इम्पोर्टेंट है इतना, किन किन योजनाओं पर खर्चा हुआ है। कुछ प्रमुख योजनाओं को इन्होंने यहाँ पर दिया है। सबसे अधिक देख लीजिए किस पर खर्चा हुआ है, तो ये देख लीजिए, समझ में आ रहा है। 20,000, 20,03,000, नहीं 2,03,000, ये 2,03,000 करोड़ रुपए। ये याद रख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, याद करना है ये कितना करोड़ धनराशि आवंटित की गई किस योजना के लिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,03,000 करोड़ रुपए, 2,03,000 करोड़ रुपए सबसे अधिक। तो सर्वाधिक हो जाएगा आपका। अगर योजना, अभी तो यहाँ पर क्षेत्र की बात किया गया, अब योजनाओं की बात, किस योजना पर सबसे ज्यादा खर्च, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो राशन मिलता है लोगों को, उस पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है, 2,03,000 करोड़ रुपए, ये हो गया। अब दूसरा सबसे अधिक खर्चा कौन सा है इसमें से? दूसरा सबसे अधिक है 86,000 करोड़ रुपए, किस पर है? सेकेंड मनरेगा है, 86,000 करोड़ रुपए। उसके बाद जल जीवन मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन,
ये 67,000 करोड़ रुपए। ये थर्ड है। ये क्या था, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 2019 से 80% ग्रामीण घरों में नलों से पेयजल प्रदान किया जा रहा है, वही ये योजना है। बाकी 20% है, वो 2028 तक का टारगेट रखा गया है। तो ये राष्ट्र वही है जो नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। उसका इस मिशन का नाम क्या है, जल जीवन मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, ये हो गया। पीएम किसान, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा पीएम किसान पर कितने धनराशि आवंटन का प्रावधान किया गया है, तो 63,500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के लिए 19,000 करोड़ रुपया। पीएम पोषण के लिए 12,500 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 54,832 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री आवास शहरी के लिए 19,794 करोड़ रुपया। फसल बीमा योजना, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, फसल बीमा योजना 12,242 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन, ये भी हो सकता है रिवाइज पूछ ले, 5,000 और 7,192, यानी ग्रामीण का ज्यादा है। इस तरीके से जो है देख लीजिएगा, चीजों को यहाँ पर पूछ सकता है। अब देखिए सब्सिडी की भी बात इन्होंने किया, सब्सिडी पर कितना पैसा खर्चा हुआ है। जैसे सब्सिडी, सब्सिडी क्या होता है, ये तो इंग्लिश शब्द हो गया। इसको कहा जाता है सहायकी। हिंदी में क्या कहा जाता है, सहायकी। यह आपका सहायता शब्द से ही बना सहायकी। ये क्या है, जो सरकार ना आपको किसी वस्तु अथवा सेवा को बाजार कीमत से कम कीमत पर आपको उपलब्ध करा रही है, तो जितना कम कीमत पर उपलब्ध कराती वही डिफरेंस ही सब्सिडी होता है। जैसे कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है, मान लेते हैं उसकी कीमत मार्केट में 1,000 रुपए है। ये क्या है, मार्केट में कितना है, 1,000 रुपए। अब वही एलपीजी आपको 900 रुपए में सरकार दे रही है। सरकार 900 रुपए में आपको दे रही है। आपसे 1,000 रुपए ही लेती है, लेकिन 100 रुपया आपके खाते में भेज देती है। तो यहाँ पर 100 रुपया क्या हो गया, सब्सिडी हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको सरकार ने वह वस्तु बाजार कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ना कि जो जिनके पास आमदनी इनकम कम है उनको कुछ सहायता मिल सके, उनको कुछ राहत मिल सके। इसी तरीके से एलपीजी सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी होता है। खाद्य सब्सिडी ये क्या होता है, खाद सब्सिडी आप देखेंगे जो कोटा पे 2 रुपए 5 रुपए किलो चावल दिया जाता है, 10 रुपए किलो जो भी दिया जाता है वो बाजार कीमत से बहुत कम कीमत पर दिया जाता है। तो सर ये तो आपको पैसा, ये क्या किया, जो कंपनी आपको उपलब्ध करा रही है अनाज ना, वो कम कीमत पर उपलब्ध करा रही है। वो जितना कम कीमत पर उपलब्ध कराए वो पैसा सरकार उसको देती है, कंपनी को देती है। तो ये खाद सब्सिडी हो जाएगा। ऐसे उर्वरक सब्सिडी भी चलता है। उर्वरक सब्सिडी ये क्या है, यानी कि जो रासायनिक खाद होते हैं जो खेतों में छिड़काव किया जाता है, वो भी मार्केट से कम प्राइस पर सरकार आप लोग आपको उपलब्ध कराती है, उसको उर्वरक सब्सिडी कहते हैं। तो ये हो गया। अब देख लीजिए सब्सिडी है 2025-26 में सब्सिडी है तो कुल व्यय इतना इतना किया गया है, 4,26,216.21 करोड़ रुपए अनुमानित है। और जिसमें से खाद्य सब्सिडी ये हो गया
2,03,420 करोड़ रुपए। उर्वरक सब्सिडी ये हो गया 1,67,887.20 करोड़ रुपए। और उर्वरक सब्सिडी में यूरिया सब्सिडी भी आता है। एलपीजी का सब्सिडी यहाँ पर देख लीजिए इतना है, यानी कि जो सरकार पूरे देश में जो सिलेंडर उपलब्ध करा रही है ना, बाजार कीमत से कम कीमत पर, उसके लिए सरकार को पूरे देश में इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तब आपको 100 रुपये कम में मिल रहा है। पूरे देश में है ना, पूरे देश में करोड़ों लोग हो जाएंगे। तो ये देखिए सबसे बड़ी मद क्या है, खाद्य सब्सिडी और दूसरा उर्वरक सब्सिडी, ये दो सबसे बड़ी मद है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार भारत की वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी को याद रखना, सांकेतिक नहीं याद रखना, 6.4%। 2024-25 में कितना अनुमान व्यक्त किया गया, 6.4। और 25-26 में 6.5%। ये 25-26 का डाटा हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में जहां बेहतर खरीफ फसल पैदावार और अच्छी रबी फसल की उम्मीद के कारण कृषि क्षेत्र के 3.8% के अनुमानित दर से सुदृढ़ होने की उम्मीद है। देखिए 3 क्षेत्र हो गए ना, कोई अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक क्या होता है, कृषि क्षेत्र, एक होता है उद्योग क्षेत्र, और एक होता है सेवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र होते हैं। किसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट, प्राथमिक, द्वितीय, और इस सेवा को तृतीय। 3 क्षेत्र हो गए। अब तीनों क्षेत्रों ना जीडीपी में योगदान भी होता है। अगर 100 रुपया आ रहा है भारत में, तो 3 क्षेत्रों से ही तो आएगा ना। तो अब 100 रुपये में से किस क्षेत्र से कितना पैसा आया है, ये देखा जाएगा। और ये भी देखा जाता है किस क्षेत्र का वृद्धि दर कितनी है, एक साल में ग्रोथ हो रहा कि नहीं हो रहा किसी इस सेक्टर में। तो यहाँ पर देख लीजिए कृषि क्षेत्र में 3.8% की अनुमानित वृद्धि दर की उम्मीद की गई। 3.8%, जैसे पूरे भारत में 6.5 होगा ना, पूरे तीनों को मिलाकर इकोनॉमी को 6.5 व्यक्त किया गया है। जीडीपी, ठीक, जीडीपी 6.5। लेकिन अब कृषि का कितना होगा अलग से बताइए। तो 3.18 कृषि चल रहा है, ये तो 6.5 पूरा एवरेज है ना। लेकिन अगर एग्रीकल्चर का अलग देखा जाएगा तो 3.8 हो गया प्रतिशत, ये हो गया। औद्योगिक क्षेत्र सबका कितना है, 6.2%। ये दूसरा है ना, ये क्या है, 6.2% यहाँ पर। फिर से यहाँ देखते हैं, ये हो गया कृषि, ये हो गया उद्योग, और ये हो गया सेवा क्षेत्र, सेवा। अब तीनों का ही देखना, कृषि में कितना है, 3.8%, ये हो गया 3.8। 6.2% किसका, उद्योग क्षेत्र का है। और सेवा क्षेत्र में 7.2%। ये अलग अलग वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 2025-26 में। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत का चालू लेखा घाटा, करंट अकाउंट डिफिसिट, देखिए जब हम लोग बैलेंस ऑफ शीट पढ़ेंगे ना इकोनॉमी में, तो उसमें रहेगा चालू लेखा घाटा क्या होता है, इसको छोड़ दीजिए।
बस यही जान लीजिए कि 640, इसको तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। उससे पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार तो कितना पढ़ा था, 798 बिलियन, बिलियन यूएस डॉलर, ये पढ़ा था। कब ये, मार्च 698 था, सॉरी 698 मार्च 2025 के आंकड़े के अनुसार। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था कि क्या है, 11 महीने का खर्च के लिए पैसा पर्याप्त है जो भारत। अब ये देखिए आर्थिक समीक्षा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा करेंगे।